से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बहुत इजी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है और ये आएगी 3 मार्क्स की सीबीएसई में। तो अच्छे से इसको करना और काफी एंजॉय आप लोग इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1831 में फैराडे ने बताया कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो करंट इंड्यूस होता है। अच्छा, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस कब फ्लो करते हैं? जब उन पे फोर्स लगे। और फोर्स कब लगता है? जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो इसको लिखते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह सोचा गया क्या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है? क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? तो इसका आंसर मिला यस। 1865 में मैक्सवेल ने बताया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल नहीं, 1865 में उन्होंने बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। यह एक बड़ा रिवॉल्यूशन था फिजिक्स में। जेसी मैक्सवेल ने 1865 में बताया कि एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। जैसे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, वैसे ही एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब यूनिफिकेशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। जो पहले हम अलग अलग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, अब उनका यूनिफिकेशन हो गया। अब इन दोनों के लॉज कंबाइन होने लगे। ठीक है, मैक्सवेल ने इस पर और स्टडी किया। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस का एक सेट बनाया जिसको बोला गया मैक्सवेल इक्वेशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस को एक्सप्लेन कर देता है। वो हम इसमें पढ़ेंगे। जो मैक्सवेल की इक्वेशंस आई, यही पढ़ने वाले हम लोग इसमें। कैसे मैक्सवेल ने प्रूव किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है। ठीक है, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस कौन सी ली? मैक्सवेल ने ली गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैक्सवेल ने लिया फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन और इन्होंने 4th इक्वेशन बनाई एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल ने देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, कुछ कमी है, और उन्होंने उस मिसिंग टर्म को बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लेके आए मैक्सवेल। डिस्प्लेसमेंट करंट, एक तो करंट होता है कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने कहा एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। क्या होता है ये देखेंगे, इसको भी समझेंगे इसको भी। इसके बाद मैक्सवेल ने एक और थ्योरी सामने रखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। क्या था ये? देखिए, चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये आगे की तरफ चल रहा है और इसी पैटर्न को बोला गया वेव। क्या बोला गया? वेव। अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस वेव को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं। इन्होंने थ्योरी से बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड बताई वैक्यूम में, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। एक मिनट, लाइट की स्पीड भी तो यही होती है ना वैक्यूम में? हाँ, यही होती है। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बाद में पता चला। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया हर्ट्ज ने 1885 में। हर्ट्ज ने 1885 में दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया। बाद में मार्कोनी और बाकी लोगों ने इसका टेक्नोलॉजिकल यूज किया और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए अब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। जब ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे एनर्जी ले जा सकती है, एनर्जी कैरियर है, तो हमने मतलब मार्कोनी और बाकी लोगों ने इसका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया। और आज हम जानते हैं, जो हम बात करते हैं भाई मोबाइल फोन में सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, सर मेरे घर के इस कोने में नहीं आता, वहां नहीं आता, मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे देखूं, सिग्नल नहीं आ रहा है। तो ये जो सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो है ये।
ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे डिश में सिग्नल आता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और सोचिए अगर ये सब लोग नहीं करते इतना काम, कैसे होता आज मोबाइल, कहां से सिग्नल आता, कहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती। तो जो आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं और बोलते हैं सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, और हम उसमें एंजॉय करते रहते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से, उसके पीछे इतनी कहानी है, इतनी मेहनत की गई है। पहले फैराडे ने देखा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, मैक्सवेल ने बताया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, मैक्सवेल ने एक फोर इक्वेशंस का एक सेट बनाया जिनको बोला गया मैक्सवेल इक्वेशंस। ये बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लेके आए, फिर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये पता चला, फिर बाकी लोगों ने भी इस पे काम किया। तो बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट इस टाइम के लिए सीबीएसई ने डिलीट किया है इसको, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, पहले ये समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटी ये यूनिट है, बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 8। 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। 3 मार्क्स यहां से कैप्चर कर लो अच्छे से, 3 मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छे से, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलो भाई देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। देखो, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक बड़ा रिवॉल्यूशन था फिजिक्स के अंदर। ठीक, यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर है ऐसे, और करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक, हमने कहा भाई ये हट गया इस टाइम पे, इस टाइम ये पोर्शन डिस्प्लेसमेंट करंट डिलीट हुआ है इस चैप्टर से। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा जल्दी इसको बताऊंगा। हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो हमने यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया। हमने कहा एक एम्पीरियन लूप बना लो ऐसे, ये एम्पीरियन लूप करंट आई एनक्लोज कर रहा है। कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, आई। तो मैं यहाँ पे एम्पीरियन लूप बनाया ऐसे। देखो फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इसने करंट आई को एनक्लोज किया। ठीक है, अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका एविडेंस क्या है, यहां पे कंपास निडल रख दो, यहां पे वो डिफ्लेक्शन देती है, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आता है। अच्छा डिफ्लेक्शन क्यों आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो डिफ्लेक्शन आएगा निडल में। यहां पे निडल रख के वो डिफ्लेक्शन दे रही थी, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड होगी भी क्योंकि करंट है, करंट है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो तब आई सामने जब निडल में डिफ्लेक्शन कैपेसिटर के अंदर भी देखा गया। यहां भी निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, कैपेसिटर के अंदर निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है, डिफ्लेक्शन तो वहां होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड उधर होगी जिधर करंट होगा। कैपेसिटर के अंदर तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इंसुलेटर होता है, वहां तो करंट कैसे हो सकता है। अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। तो फिर निडल में डिफ्लेक्शन आया क्यों, कैपेसिटर के अंदर निडल में डिफ्लेक्शन आया क्यों, सोचिए क्यों आया होगा, क्यों आया होगा। निडल में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब 100% यहां अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। कंपास के निडल में कैपेसिटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया, इट मींस वी आर श्योर दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होगा। लेकिन अभी तक तो हम जो करंट पढ़ते आ रहे हैं, जो कन्वेंशनल करंट है, वो करंट है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस कैपेसिटर के अंदर कैसे फ्लो करेंगे, कैपेसिटर के अंदर तो डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, चार्जेस वहां फ्लो नहीं कर सकते, तो फिर वहां करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो निडल में डिफ्लेक्शन क्यों आया। ये बड़ा मिस्ट्री वहां पे बन गया। तो मैक्सवेल ने कहा निडल में डिफ्लेक्शन आया, मतलब वहां अंदर मैग्नेटिक फील्ड है पक्का, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होगा। वो करंट इस करंट से अलग होगा, जो कन्वेंशनल करंट है उससे अलग होगा वो करंट, और उन्होंने उस करंट को नेम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नेम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है,
क्यों ये डिस्प्लेसमेंट करंट नेम उसका पड़ गया, ये भी आएगा इस कहानी में अभी, लेकिन वापस यहां पे चलते हैं। वो करंट यहां अंदर है क्यों, कि यहां अंदर कुछ है जो बदल रहा है, कैपेसिटर के अंदर है कुछ है जो चेंज हो रहा है। सोचो सोचो, कैपेसिटर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो बदल रही है। यस, जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो यहां चार्जेस बनते जाएंगे कैपेसिटर की प्लेस में। सपोज पहले था एक सिंगल प्लस और यहां था एक सिंगल माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस इधर की तरफ, प्लस टू माइनस। अब यहां करंट फ्लो कर रहा है, एक और प्लस आ गया, माइनस भी आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अंदर बढ़ गई। अब फिर करंट फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैक्सवेल ने क्या कंक्लूजन निकाला, मैक्सवेल ने कंक्लूजन निकाला जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, बदलेगी, चेंज होगी, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। वो डिस्प्लेसमेंट करंट चार्जेस के फ्लो की वजह से नहीं है, इसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, ये कन्वेंशनल करंट की तरह नहीं है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, इसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, कम होगी या ज्यादा होगी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसलिए कंपनसेटेड में डिफ्लेक्शन आया। अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट है कितना, और डिस्प्लेसमेंट करंट इसका नेम क्यों पड़ गया है कितना, वो बाद में, पहले नेम क्यों पड़ गया उसको समझते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बदल रही है, जब चार्जेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है। तो लिख लें पहले इसको, हां, ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ओरिजिन है डिस्प्लेसमेंट करंट का, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट करंट कन्वेंशनल करंट से अलग है, इतनी बातें समझ गए। अब वो है कितना डिस्प्लेसमेंट करंट, वो फाइंड करना है, उसको फाइंड करना है। तो पहले हमने कहा भाई यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो देखना पड़ेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक प्लेट की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, प्लस की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस की वजह से इधर होगी, नेगेटिव की वजह से भी इधर होगी, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी। और कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज प्लेट्स का एरिया ए है और इस पे क्यू चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन ए, ठीक। यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, यह हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब देखो हमने कहा यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये पोर्शन डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया लेना इसका जरूरी है, समझना जरूरी है इसको, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिखा मैंने, मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये प्लेट ऐसी है, इसका एरिया वेक्टर, ये प्लेट ऐसी है, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर, ये प्लेट ऐसी है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो, तो क्यू ई ये हो गया ना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ई ए कॉस जीरो इज 1, ए से ए गया, सो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द कैपेसिटर, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट करंट इज चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, डी क्यू अपॉन डी टी। ये कौन सा करंट है यहां अंदर, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आईडी बोला इसको, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डी क्यू अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, यहां से निकाल लो, क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से क्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई ई। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो कांस्टेंट रहता है, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू, ये हो गया ना, डी बाई डी टी ऑफ क्यू, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट और इसका डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बदल रही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर बदल रही है। क्यों बदल रही है, क्योंकि
चार्जेस बदल रहे हैं, चार्जेस बदल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो इलेक्ट्रिक फाई इक्वल टू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगी तो करंट बनेगा, फ्लक्स नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बदलेगी तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो सीधा 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 हम ये समझ सकते हैं फ्लक्स कब बदलेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, बिकॉज फाई इक्वल टू ई डॉट है ना। तो फ्लक्स तब बदलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बदलेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स बदलेगी, फ्लक्स बदलेगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बना। यही तो बोला मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। समझ गए ना कैसे, एक बार फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट बनेगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको और आगे समझते हैं अभी, तब और क्लियर हो जाएगा। अब देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बदलेगा तो चेंज डी फाई, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, चेंज जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो ओवरऑल चेंज होती भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है, फ्लक्स नहीं बदलेगा, करंट नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कब कौन बनाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इसके आगे अभी और रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ ये था, इन्होंने कहा नहीं ये कंडक्शन करंट नहीं है, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके बनाया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। पहले ये समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको यहां तक लिख लेना, आईडी इक्वल टू दिस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू, इतना समझ गए, ठीक है। अब इन्होंने इस पे मॉडिफिकेशन किया और बनाया, यहीं पे लिख लेते हैं, एम्पियर, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन किया। जब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट मिला है मैक्सवेल को, तो उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया और बनाया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो इन्होंने इसको क्या लिख दिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। यहां पे देखो क्या किया उन्होंने चेंज, ये सब कुछ सेम था, करंट को लिख दिया आईसी प्लस आईडी, आईसी प्लस आईडी। इसको मैंने यहां पे स्मॉल लिखा है तो मैं स्मॉल ही लिख लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, आईसी प्लस आईडी। तो म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये टर्म भी उन्होंने इधर ऐड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड कर दिया। अब देखो इसको और सही से लिखें तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो आईसी प्लस म्यू नॉट आईडी, और आईडी इसके इक्वल है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बदलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगी, फ्लक्स बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, फ्लक्स बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, लिख लें इस लाइन को, यस। दस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदले तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। फैराडे ने तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड बदलो तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फैराडे ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड बदलो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड बदलो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक, तो कुछ भी बदलो, कोई भी फील्ड बदलो वो दूसरी फील्ड बना देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बदल दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ठीक, और
इसी पैटर्न को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस पैटर्न को जो ये आगे बढ़ रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आएगा इसके बाद के लेक्चर में। पहले इतना हो गया, ये समझ गए। थोड़ा और इसमें देखो आगे, इसमें और देख ले, जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। IC इज ऑलवेज इक्वल टू ID। कहने का मतलब क्या है, देखते हैं। इसको हटाओ, इसके आगे लिख लेना IC कंडक्शन करंट, IC इज इक्वल टू ID। सपोज यहां पर 5 एम्पियर करंट है, तो कंडक्शन करंट कितना है ऐसे सर्किट में 5 एम्पियर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर कितना होगा, वो भी 5 एम्पियर होगा, दोनों इक्वल होंगे। यहां बाहर से कंडक्शन करंट ये वाला ये आ रहा है 2 एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा 2 एम्पियर। ठीक, और देख लेते हैं इसमें जो हमारा टोटल करंट होगा इट इज इक्वल टू IC प्लस ID। ठीक अब देखो यहां पे लिखना आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर, कैपेसिटर के बाहर IC किसके इक्वल होगा, टोटल करंट I एंड ID 0। ठीक, यहां पे लिख लो पहले एक लाइन यहां पे लिख लेना, इसी के आगे लिख लेना I इक्वल टू अंदर से दूसरा बना के ऐसे IC प्लस ID। ठीक, कैपेसिटर के बाहर IC इक्वल टू टोटल करंट और ID 0। डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के बाहर नहीं होगा। ठीक, इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट 0 क्योंकि चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट I। समझ गए। एक बार फिर से, सपोज बाहर से कंडक्शन करंट है 10 एम्पियर, तो कंडक्शन करंट बाहर होगा आउटसाइड द कैपेसिटर और डिस्प्लेसमेंट करंट 0। बाहर से कंडक्शन करंट 10 एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट करंट 0। अगर इसके अंदर चलें कैपेसिटर के अंदर तो कंडक्शन करंट 0, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इसके अंदर होगा कंडक्शन करंट के इक्वल। तो बाहर से अगर 10 एम्पियर, इसके अंदर भी 10 एम्पियर। ये मत समझना कि टोटल करंट 10 प्लस 10 20 है, नहीं, बाहर से करंट कितना है, देखो एक टाइम पे तो एक ही होगा ना, तो एक टाइम पे या तो कंडक्शन करंट होगा या तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। I इक्वल टू IC प्लस ID जरूर है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो IC होगा या तो ID होगा। अगर बाहर बात करें कैपेसिटर के, इसलिए मैंने ये लिखा है कैपेसिटर के बाहर, कैपेसिटर के बाहर कंडक्शन करंट, कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 10 है इसके अंदर भी 10 है तो 20 हो गया। नहीं नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो IC ही होगा या तो ID ही होगा। कैपेसिटर के बाहर IC, कैपेसिटर के अंदर ID, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। मैं समझा देता हूं एक बार फिर से, ये कोई सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे सोर्स लगा है, कैसा भी करंट है, कंडक्शन करंट है 10 एम्पियर, तो इसके अंदर भी कितना होगा 10 एम्पियर। ये मत समझना टोटल करंट 10 प्लस 10 20 है, नहीं, यहाँ पे कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, लेकिन यहाँ अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है बट कंडक्शन करंट नहीं है। कंफ्यूज तो नहीं हुए। IC इज इक्वल टू ID, जितना बाहर से कंडक्शन करंट उतना ही अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट। आउटसाइड द कैपेसिटर IC होगा और इनसाइड द कैपेसिटर ID होगा। ये बातें समझ गए, ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलिए, ये देखा मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने कहा कि चेंज होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया फिजिक्स में। फिर मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस का एक सेट बनाया। वो 4 इक्वेशंस का जो सेट है वो आप पढ़ेंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज को एक्सप्लेन करता है। 4 इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, लिखिए। मैक्सवेल इक्वेशंस, इक्वेशंस वही हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। देखते हैं उनको। फर्स्ट इक्वेशन, इसको पहले मैं हटा देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? नहीं सर भूल गए हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद नहीं है, रिवीजन करते रहा करो। चलो, फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन, 4 इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, मैथमेटिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, E dot ds लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल E dot ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड. मैथमेटिकल फॉर्म, क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds is equal to 1 upon epsilon times of charge enclosed. This is charge enclosed by the closed surface and this is permittivity of free space, electric field ds small area of this surface. ठीक है, समझ गए. ये इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन ली. ये इक्वेशन क्या समझा रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है. सपोज चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी. ठीक, समझ रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब चार्ज है, या ये कहें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. कहीं पे चार्ज है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. ठीक है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. यहां ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में तो चार्ज भी होगा. ठीक, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब चार्ज होगा. ठीक, अब हम कहें भाई चार्ज नहीं है, यहां पे चार्ज नहीं है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बन गए. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब चार्ज भी है. ठीक है ना. सेकंड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. सेकंड वन, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ होता है. क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट ds इट इज इक्वल टू 0. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड. दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0. क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट ds इक्वल टू 0. दिस इज magnetic flux through a closed surface is 0. Magnetic flux through closed surface is 0. This is Gauss law of magnetism. Closed integral B dot ds equal to 0. अब ये क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है ये जो सेकंड इक्वेशन है ये समझा रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते. नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, साउथ है तो नॉर्थ भी होगा. हम ये नहीं कह सकते भाई हमने नॉर्थ तोड़ के यहां पे ला दिया. नहीं, ये सेकंड इक्वेशन यही बता रही है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. ये हमने पहले पढ़ा है. ठीक है. थर्ड जो उन्होंने इक्वेशन ली वो लिया फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. क्या था वो? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी. और इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल इट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी. ये कहां से आया सर? तो ये याद है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी. एन को 1 ले लो, सिंगलटन है, ये तो याद है ना. अब ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. और हमें एक फॉर्मूला भी पता है, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. याद है, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भूल गए, ये याद है ना, यहीं से निकला वो. देखो कैसे, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसे कर दो, तो यही तो हो गया वो. ई डॉट, यहां पे डीआर को मैंने डीएल लिख लिया. ठीक, डीआर को डीएल, तो वही है वो. अब फिर से आ जाओ यहां पे. फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएल, मतलब इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ईएमएफ को ये लिख सकते हैं डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डीआर, वहीं से बनाए. डीवी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इंटीग्रेशन कर दिया. यही है. ये क्या समझा रहा है? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, 5b लिखा ना मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स. जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा. तो थर्ड इक्वेशन ये समझा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. समझ गए? ठीक है. फोर्थ इक्वेशन इन्होंने ली एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और इस एम्पियर मैक्सवेल लॉ को मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं. मॉडिफाई कर दिया था ना इन्होंने, मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसको कह सकते हैं. तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या था? B डॉट डीएल, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये क्या बता रहा है? ये बता रही है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो, ये फ्लक्स है ना, फाई इक्वल टू ई डॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ गए? 4 इक्वेशन समझ गए? ये 4 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेट बनाया इन्होंने 4 इक्वेशंस का मैक्सवेल ने, ये बेसिक लॉस को एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्हीं पे बेस्ड है, इन्हीं पे घूमेगी ये जो 4 इक्वेशंस है। ठीक, समझ गए ना? ये दोनों देखो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ गए क्या है ये 4 इक्वेशंस? तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सोर्स क्या है, नेचर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, किस स्पीड से ये चलती हैं किसी मीडियम में, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बहुत ईजी है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो बेसिक आइडिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट तो अब हट गया, वो तो ठीक है, इस टाइम के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है वो। और उसके बाद ये 4 इक्वेशंस, ये आया अभी तक, और ये बेसिक आइडिया ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये इतनी बातें अगर आप समझ गए तो फिर जो आगे आने वाले 2 लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट 2 या मैं एक में उसको ट्राई करूंगा कंप्लीट करने का, वो तो कुछ भी नहीं है, वो और भी ईजी है। तो फिर से आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें आज हमने क्या देखा, समरी देखी हमने, पहले इंट्रोडक्शन देखा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और जो पहले हुआ। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लेके आए मैक्सवेल। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ठीक, उसके बाद ये 4 इक्वेशंस। तो इसमें इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।